हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य है और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिसेंट स्टडी। गाइस, आज जो है हमने पिछले वीडियो में किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 1। गाइस, इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। ये पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। तो गाइस, जो वीडियो है वो पूरी देखिएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब इसमें हम पढ़ेंगे इटली के बारे में। तो 1815 में इटली में क्या हुआ, रिप्रेशन का फियर हुआ लोगों में, कह सकते हैं, या जो रूलर्स थे उनमें कह सकते हैं। तो लिबरल नेशनलिस्ट्स जो थे वो अंडरग्राउंड हो गए। जो भी लिबरल थे, नेशनलिस्ट थे, जो एक नेशन को सोचते थे, वो जो है वो छिप गए। सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई उन्होंने। लिबर्टी और फ्रीडम जो है उसके बारे में लोगों को बताया। यानी लिबर्टी और फ्रीडम उनके लिए क्या मायने रखती है लोगों को समझाया। एज फिलोसफर्स जो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े थे हमने, किसी अलग अलग जो भी थे, जॉन वगैरह। तो जो उन्होंने उनके लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताया, वैसे ही अ, ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी लोगों को लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में बताने के लिए। उसके बाद गाइस, ग्यूसिप्पी मैज़ीनी के बारे में आता है। इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है निभाया था इटली के यूनिटी में, यानी इकट्ठा करने में, इटली को एक नेशन बनाने में। तो ग्यूसिप्पी मैज़ीनी जो है वो जिनोवा 1807 में जिनोवा में पैदा हुए। यंग इटली बनाई उन्होंने मर्सेलेस में, और यंग यूरोप बनाया बर्ने में। ये दो सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं, यंग इटली एंड यंग यूरोप। ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। दो सीक्रेट सोसाइटीज़ का नाम बताइए। उसके बाद गाइस, हमारे पास आता है एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनारी। 1831 में 24 ईयर के एग्ज़ाइल पे भेज दिया गया ग्यूसिप्पी मैज़ीनी को, और लिग्यूरा में रेवोल्यूशन के लिए भेजा गया था वैसे इन्हें। उसके बाद मेटरनिक के बारे में आ जाता है। तो मेटरनिक ने ग्यूसिप्पी मैज़ीनी के बारे में क्या कहा कि ग्यूसिप्पी मैज़ीनी जो है वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर का। यानी जो हमारी सोसाइटी में ऑर्डर बना हुआ है अभी तक, उसका जो है सबसे बड़ा दुश्मन ग्यूसिप्पी मैज़ीनी ही है। और मिड 19 सेंचुरी में इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइड हो गई। इटली यानी मिड 19 सेंचुरी हम कह सकते हैं कि 1850 के आसपास जो है इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड हो गई। उसके बाद सर्डेनिया पिडमोंट इटली के मतलब 7 स्टेट्स थे, उनके बारे में अब पढ़ रहे हैं हम। तो सर्डेनिया पिडमोंट जो है वो अकेला ऐसा प्लेस कह सकते हैं हम, जो इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया गया था। यानी इटालियंस उस पर रूल करते थे। बाकी जो है कोई ऑस्ट्रियन, कोई बाहर का मतलब रूल करता था बाकी 6 स्टेट्स पर। नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, यानी नॉर्थ को ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग करते थे। सेंटर को पोप रूल करता था। साउदर्न को बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो हैं वो रूल करते थे। उसके बाद 1831 एंड 1848 रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स फेल्ड। 1831 और 1848 में लोगों ने क्या किया कि रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गई। यानी उनको उस चीज़ मतलब हम कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं हुए वो। उसके बाद किंग बना विक्टर इमैनुअल टू, और जो मिनिस्टर कैवर था, किंग था सर्डेनिया पिडमोंट का विक्टर इमैनुअल टू, और जो उसका मिनिस्टर कैवर था काउंट कैमिलो डी कैवर, उसने इटली को यूनिफाई करने का एक जो मूवमेंट था उसको लीड किया, जिसमें ग्युसिप्पी गरिबल्दी भी उसके साथ थे। 1861 यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1861 में आखिरकार हम कह सकते हैं कि 1861 में इटली का जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, और विक्टर इमैनुअल टू को किंग बना दिया गया इटली का। उसके बाद गाइज हमारे पास आ जाता है ब्रिटेन के बारे में। ये यूनिफिकेशन पढ़ रहे हैं गाइज हम शॉर्ट फॉर्म में। यूनिफिकेशन ऑफ इटली अभी हमने पढ़ा, अभी ब्रिटेन पढ़ रहे हैं।
तो 18 सेंचुरी से पहले ब्रिटेन जो था वो ब्रिटिश नेशन नहीं था, ब्रिटिश आइजल्स थे जिसमें इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश आते थे। उसके बाद गई 1688 में इसने बताया हुआ है कि इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उसने मोनार्की की जो पावर है वो सीज कर दी थी, यानी जो मोनार्की है उसको पावर नहीं दी थी। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मतलब उनमें एक यूनियन हुआ जिसकी वजह से क्या बना, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके ऑफ जी भी लिखा है, इसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद हमारे पास आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। उसके बाद जब यूनाइटेड किंगडम बन गया उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी जो कि इंग्लिश मेंबर्स से बनी थी, यानी डोमिनेटेड का मतलब उस इंग्लिश मेंबर्स से वो जो यूनियन थी वो बनी थी पार्लियामेंट। उसके बाद जो स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड ने वैसे तो उनके साथ यूनियन किया, ट्रीटी की, बट उनका सप्रेशन होने लगा, यानी उनको सप्रेस या रिप्रेस करने लगे, दबाया रखे जाने लगा उनको, उनको उनके हक नहीं दिए। उसके बाद 1798 में वोल्फ टॉन और उसके यूनाइटेड आयरिशमैन जो थे उन्होंने रिवोल्ट किया और जो आयरलैंड है उसने इनकॉर्पोरेट किया यूके में फोर्सिबली। 1801 में आयरलैंड ने इनकॉर्पोरेट किया यूके में फोर्सिबली। और जो न्यू ब्रिटेन बना उसके बाद उसके क्या सिंबल्स थे, नेशनल एंथम था, इंग्लिश लैंग्वेज। हम भी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हम किसे कहते हैं, इंग्लिश मैन और ब्रिटिशर्स एक ही बात हम मानते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो न्यू ब्रिटेन की एक सिंबल बनी, नेशनल एंथम, और ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक नाम रखा गया था उस ब्रिटिश फ्लैग का, वो उनकी पहचान बनी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं ग्रीस पे। ग्रीक वॉर जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाता है 3 नंबर का। तो ग्रीस के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हुआ था, ये पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15 सेंचुरी। इसमें ये बताया गया कि ग्रीस जो है वो ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट था 15 सेंचुरी तक। 1821 में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ कि ग्रीस को अलग नेशन या स्टेट बनाया जाए। वो सोचते थे कि ओटोमन एम्पायर के साथ वे नहीं रह सकते हैं। तो इस वेस्ट यूरोपियंस जो हैं, वेस्ट का यूरोप जो है उसने ग्रीस के लोगों को सपोर्ट किया। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन इंग्लिश, एक ये पॉइंट है कि सपोर्ट देयर स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। तो क्योंकि हम जानते हैं ऑटोमन एम्पायर किसका था, वो मुस्लिम्स का के द्वारा रूल किया जाता था। क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि मतलब सॉरी 10th क्लास में ही आगे ये वो है चैप्टर है हमारे पास कि ऑटोमन एम्पायर और क्या मतलब मुस्लिम्स के खिलाफ जो है हरा के उनको रणनीति करी गई थी, वो मैं आपको आगे ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर, अभी ये समझ लीजिए कि ऑटोमन एम्पायर और मुस्लिम एम्पायर एक ही बात है। तो जो वेस्ट यूरोपियंस थे उन्होंने ग्रीस के लोगों का सपोर्ट किया मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंग्लिश पोएट। इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन ने लिखा जो है ऑर्गेनाइज्ड फंड्स लिए, मतलब फंड्स दिए लड़ाई करने के लिए। और ये लड़ाई में यानी वॉर में जो भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसमें वो लड़े और 1824 में फाइनली उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। ये कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी हुई ऑटोमन एम्पायर के साथ, हम कह सकते हैं कि इसमें क्या किया गया कि ग्रीस जो है उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन माना गया, यानी जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो आखिरकार 1832 में कंप्लीट हुई। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है। मैं अगले पार्ट में आपको लगभग कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।